हेलो बच्चों, मनोज एकेडमी बेनीपट्टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मन लगा के अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के पहले चैप्टर के कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पहला प्रश्न हम लोग का मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के डेवलप होने का रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा विभिन्न देशों के लोगों की तुलना उनके शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर करती रहती है। मानव के लिए प्रकाशित इस तरह की रिपोर्ट को ही मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, देश के विभिन्न लोगों पंखा बंद करो देश के विभिन्न देशों के लोगों की तुलना मानव विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी के नाम से प्रसिद्ध है, वह विभिन्न देशों के लोगों की तुलना, उनके देश में स्वास्थ्य स्थिति का क्या हाल है, उन देश में व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और उन देशों के लोगों की शिक्षा का क्या स्तर है, इसके आधार पर वह हमेशा प्रकाशित करती रहती है। इसी रिपोर्ट को मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर हमारे देश में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। इस योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट का प्रकाशन वर्तमान समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कितना ईस्वी में, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 2002 ईस्वी में किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार केरल का रैंक सबसे ऊपर, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रैंक सबसे नीचे था, जिसे बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। इस नाम से मेरे प्यारे बच्चों, बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि बीमारू राज्य के अंतर्गत किस किस को जाना जाता है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश। मेरे प्यारे, तो आपको अगर कोई मानव विकास रिपोर्ट कहे तो उसमें मूल रूप से 3 चीजों की ध्यान दी जाती है। लोगों के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उनमें शिक्षा का क्या स्तर है और उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति। इन तीनों को मिलाकर जो रैंक बनता है तो मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर ही किसी देश को डेवलप कहा जाता है, किसी देश को गरीब कहा जाता है, कौन देश विकसित है या कौन देश विकासशील है, जांच की। तो मानव विकास रिपोर्ट आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोगों का अगला हमारा है गरीबी रेखा। गरीबी रेखा क्या होता है? हमारे देश में लोगों को एक धनी और गरीब के दृष्टिकोण से एक रेखा खींची गई है, जिसका आधार उनके भोजन पे रखा गया है। ये देखा गया है कि भारत में गरीबी का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग ने एक सीमांकन तय किया है। हमारे देश में गरीबी तय करने के लिए एक योजना तैयार किया गया है, जो गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। मेरे प्यारे बच्चों, किस पर आधारित है? कैलोरी मापदंड पर आधारित है। इस मापदंड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीब रेखा के नीचे माना जाता है, इसे संक्षेप में हम लोग बीपीएल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश के लोगों को भोजन की उपलब्धता के आधार पर
एक गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है, जिसमें क्या देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अगर प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन उपलब्ध है तो वह गरीबी रेखा में नहीं आएगा, और अगर उनसे कम उपलब्ध है तो वह गरीबी रेखा के नीचे। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी रखी गई है। यह गरीबी रेखा कोई निर्धारित रेखा नहीं है, यह काल्पनिक रेखा है, जिसे हमारे देश में संक्षेप में क्या कहता है, बीपीएल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दो फोटो के सहारे समझा रहा हूं। ये व्यक्ति जिन्हें भोजन 2 जून की भोजन भी सही रूप से नहीं मिल पाते हैं, इनके शरीर पे कपड़े अच्छे से नहीं है, इनके बच्चे कुपोषण का शिकार है, ऐसे व्यक्तियों को हम गरीब व्यक्ति कहते हैं। इसे गरीबी रेखा के अंतर्गत भारत में रखा गया है। सरकार इन्हें विशेष सुविधा देती है, अंत्योदय अन्नपूर्णा, ताकि भारत का कोई गरीब व्यक्ति भूखे न सोए। और एक फोटो ये है अमीर आदमी का। देखिए मेरे प्यारे, इसके सामने अनेक प्रकार के व्यंजने हैं, इन्हें खाने के लिए कोई किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अमीर कहा जाता है, इसे बीपीएल के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। लेकिन इस व्यक्ति को सही से अपना भोजन भी नहीं सही से मिल पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रखा गया। तो आप लोग याद रखिएगा, गरीबी रेखा में शहरी क्षेत्रों के लिए कितना निर्धारित है, 2100 कैलोरी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे प्यारे बच्चों कितना निर्धारित है, 2400 कैलोरी। ये भी याद रखिएगा, गरीबी रेखा क्या है, तो गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो हमारे देश में योजना आयोग के द्वारा सीमांकन किया गया है। तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद हमें रखना है, याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में गरीबी का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग ने एक सीमांकन तय किया। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। इस मापदंड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। संक्षेप में इसे हम बीपीएल कहते। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए हम लोग अब अगला देखें। अगला मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्या है, अगला मेरे प्यारे बच्चों नरेगा। नरेगा जिसे मनरेगा के नाम से भी पहले जाना जाता था, इसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कहा। हमारे देश भारत में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी गरीबों के कल्याण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को, ग्रामीण बेरोजगारों को कम से कम 100 दिन कार्य करने के लिए एक योजना, राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनाई गई और जिसके लिए मजदूरी का भी निर्धारण किया गया है। इसे ही अब संक्षेप में नरेगा के नाम से या मनरेगा के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ अब डायग्राम के तहत देखिए, ग्रामीण महिलाओं लोग मनरेगा के अंतर्गत काम कर रही है। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यह नरेगा क्या है? नरेगा जिसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहा जाता है। नरेगा को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? नरेगा को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहा जाता है। यह ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने का एक योजना है, जिसमें ग्रामीण मजदूरों को कम से कम साल में 100 दिन, याद रखना पड़ेगा आपको, साल में कितने दिन? 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है। 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की गई। यह स्कीम विश्व की सबसे बड़ा, याद रखना है, यह स्कीम विश्व की सबसे बड़ा रोजगार
प्रदान करने की योजना है। रोजगार प्रदान करने की योजना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, नरेगा पूछे या मनरेगा, दोनों एक ही बात। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कितने दिनों के लिए काम देने की योजना बनाई गई है? तो आपको याद रखना है, साल में कम से कम कितने मेरे प्यारे बच्चों? 100 दिन। कितने दिन? 100 दिन। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की। आप भी देखते हो कि आपके गांव में जब कच्ची पक्की सड़क बनता होगा तो उसमें बहुत सारे ग्रामीण मजदूरों को काज करते हुए वो सारे काज मनरेगा के अंतर्गत लगभग करता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले बात। अगला मेरे पास बिहार के विकास की स्थिति। अगला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों क्या है? हमारा राज्य जिसमें हम लोग रहते हैं उनके विकास की स्थिति के बारे में देखें। चलिए मैं पहले कुछ उनके इतिहास, बिहार के इतिहास के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जान के खुशी होगी, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध, हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध जन्म लिए, जिन्होंने इस विश्व को शांति का संदेश। हमारे प्रथम राष्ट्रपति, हमारे प्रथम राष्ट्रपति का जन्म भी हमारे ही देश में, हमारे ही राज्य में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे? हमारे ही राज्य के थे। अशोक, सम्राट अशोक, आज भी भारत, भारतीय चिन्ह अशोक चिन्ह आप लोग जानते होंगे, नहीं सम्राट अशोक के समय का है। हमारे यहाँ सम्राट अशोक जैसे हुए सिखों का गुरु जो पगड़ी वाले होते हैं, उनका भी गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? उनका भी जन्म हमारे बिहार में ही हुए थे। आज पंजाब वाले सबको देखिए कितने डेवलप हैं, लेकिन उनका भी पगड़ी बांधने वाले गुरुजी हमारे, कहाँ उनका जन्म हुआ था? उनका भी जन्म हुआ था बिहार में ही। तो यही याद रखना है, बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। हमारे इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। हमारे यहाँ बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर ने शांति का संदेश यहीं से दिया। चंद्रगुप्त, अशोक, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म बिहार में हुआ है। बिहार से ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का विपुल फूका। आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे चंपारण सत्याग्रह के नाम से। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में जी ने भी जब आजादी की लड़ाई प्रारंभ की, उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह हमारे बिहार की धरती से ही प्रारंभ किया, इसे चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मेरे प्यारे बच्चों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1977 से के आसपास संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कहाँ का था वो? बिहार का ही था। प्रसिद्ध लोकगीतकार भिखारी ठाकुर, ये भी हमारे बिहार के थे। कहने का मतलब हमारे बिहार का इतिहास काफी ही गौरवशाली है। हमारे यहाँ अनेक ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है जो राज्य स्तर पर ही नहीं, देश स्तर पर ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर अपना कीर्तिमान स्थापित किया। हमारा इतिहास इस तरह से भरा पड़ा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आगे बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक उर्वरक भूमि, हमारे राज्य की भूमि का उपज शक्ति भारत के संपूर्ण भागों से सबसे अधिक है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं हमारे, कोसी, कमला, गंडक, महानंदा, ये जो हिमालय से निकलती है, उन नदियों में सालों भर जल प्रवाहित होता रहता है। हमारी धरती के नीचे कम गहराई पर ही जल उपलब्ध है। हमारे धरती के नीचे कम गहराई पर ही जल उपलब्ध है, लेकिन यह सब होते हुए भी आज बिहार कई तरह की समस्याओं से शिकार है। हमारे राज्य की में गरीबी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार का
बोलबाला है, लूट, हत्या, डकैती, इस तरह के अशांति का माहौल आप हमेशा सुनने को आता रहता है। संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी हमारे राज्य की स्थिति क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दयनीय है। हमारे यहाँ सबसे अच्छा भूमि है, जहाँ उपज शक्ति, उर्वरा शक्ति सबसे अधिक है। हमारे यहाँ का पानी सबसे अधिक है। धरती के नीचे कम जल स्तर, नीचे कम गहराई पर ही हमें जल उपलब्ध है। सालों भर नदियां हमें पानी देती रहती है। इतने अच्छे संसाधन होने के बाद भी हमारा बिहार आज गरीब है। हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहने के बाद भी हमारा बिहार बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन के शिकार है। आखिर इसके कारण क्या है? आइए हम लोग इन पर बारी बारी से अध्ययन करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम अब एक एक कर देखते हैं आखिर हमारा बिहार इतना क्यों पिछड़ा हुआ है। तो अनेक सारी समस्याएं हैं, अनेक सारा कारण है। उनमें से कुछ कारणों को हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो यहाँ लिखा हुआ है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कई कारण हैं, अनेक कारण हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। आप जानते ही होंगे कि किसी भी समस्या का सबसे मूल जड़, खासकर आर्थिक समस्या का मूल जड़, किसी देश की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि है। हम बिहार क्या भारत का ही अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से कुछ वर्षों में बढ़ी है कि आज हम विश्व में नंबर 1 जनसंख्या वाले देश। लेकिन इसके मामले में हमारे यहाँ संसाधन कम, इसीलिए विकास की कोई भी कार्यक्रम जनसंख्या के सामने बोना और छोटा नजर आता रहता है। तो हमारा सबसे बड़ा कारण बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते साधन कम हो जाते हैं। हमारी अधिक से अधिक आय, हमारी सबसे अधिक से अधिक यहाँ आय भरण पोषण में ही खर्च हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे राज्य की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण हमारे राज्य की आय जितनी होती है उसका अधिकांश भाग हमें केवल भरण पोषण पर ही खर्चा करना पड़ता है। तो शेष हम दूसरे क्षेत्रों पर सब ध्यान, हमें इस बढ़ती हुई तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर हमें रोक लगाना पड़े, नहीं तो हमारी आर्थिक पिछड़ हमेशा पिछड़ा का पिछड़े ही रह जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे अगर पूछे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण नंबर 1 में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ती हुई जनसंख्या। आप याद रखिएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता आप खुद देखें, आधारिक संरचना आप पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 क्षेत्र पढ़े होंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक। आज सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा डेवलप, सबसे ज्यादा आय प्राप्ति का स्रोत वहां, और कृषि क्षेत्र का सबसे कम है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दुख की बात यह है कि आज भी हमारे बिहार की लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य करके ही, पशुपालन में ही अपना आय प्राप्त, पशुपालन से ही अपना आय प्राप्त करते। और हमारी कृषि की स्थिति दूसरे राज्य की तुलना में पिछड़ी हुई है। हम मानसून पर निर्भर हैं, जिसे कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर बारिश समय पे हुआ तो फसल उपज होती है, लेकिन अगर समय पे नहीं हुआ तो नहीं होती है। इसके साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिएगा हमारे यहाँ सिंचाई की कोई साधन ही नहीं है। सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जो सिंचाई के लिए हमें जल उपलब्ध करा दे। और कुछ वर्षों में तो इसकी स्थिति और ज़्यादा जर्जर हो गई है, बहुत ज़्यादा जर्जर। किसान को हमारे देश के सरकार हो या राज्य के सरकार हो, भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर तो है, लेकिन कृषि की स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई है। तो आखिर कैसे हम लोग धनी की ओर बढ़ेंगे? हमारा आर्थिक पिछड़ेपन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या
कृषि पर निर्भर है, जिसकी स्थिति भी ठीक नहीं कहा जा सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कृषि पर निर्भरता में कि बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रहती है, लेकिन हमारी कृषि काफी पिछड़ी हुई है, जिसके चलते उपज कम होती है। आज भी मेरे प्यारे बच्चों, हमारे राज्य में उचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उचित कृषि फॉर्म नहीं है, सरकार को इस पे किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं है एक तरीका से समझ, तो कैसे हमारा राज्य डेवलप कर सकते। तो दूसरा कारण हमारा है कृषि पर निर्भरता। तीसरा कारण मेरे प्यारे बच्चों, आधारिक संरचना का अभाव। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आधारिक संरचना का मतलब ये हुआ जो देश के रीढ़ होती है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, सड़क परिवहन का क्षेत्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कहिए, सड़क, इन सभी की व्यवस्था दूसरे राज्य की तुलना में हमारे राज्य में आज भी पिछड़ी हुई। हाँ, कुछ विगत दिनों से सड़क का स्थिति कुछ अच्छा जरूर हुआ है, लेकिन दूसरे राज्य की तुलना किया जाए तो हमारी शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाएं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा राज्य आज भी दूसरे राज्य से पिछड़ा हुआ है। तो तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? हमारी आधारिक संरचना। किसी भी देश एवं राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचना का होना आवश्यक है, लेकिन हमारा बिहार इस मामले में भी बहुत पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसी वजह से बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे बिहार में आप लोग देखिएगा तो उद्योग धंधा तो नाम मात्र है ही नहीं। आज भी हमारा सड़क सभी जगह, आज भी हमारा शहर सड़क सभी जगह अच्छी नहीं हुआ है। हमारी स्कूल की स्थिति में क्या कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद अपने गांव के स्कूलों का आकलन कीजिएगा, आसपास के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों का आकलन कीजिए, आपको स्पष्ट पता चलेगा कि हमारी स्कूलों की स्थिति आज भी क्या है। हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल का अध्ययन कीजिएगा, आज भी आपको प्राइवेट की अपेक्षा हुआ बहुत बुरा गति नजर आएगा आप। तो हमारे राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, सड़क की स्थिति, सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति, इनमें आज भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यक है। दूसरे राज्य की तुलना में हमारे राज्य में इसकी स्थिति आज भी दयनीय है। इसके चलते भी बिहार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट में हम लोग याद रखेंगे तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे बिहार राज्य की जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते हमारा आर्थिक पिछड़ेपन ज़्यादा है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, कृषि पर निर्भरता। हम लोग ज़्यादा जनसंख्या हमारे बिहार के कृषि पर निर्भर है, जिस कारण आप जानते ही हैं उसकी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जो हमारे आय का साधन, बेहतर आय प्राप्त कर सके। हम लोग कृषि में मानसून पर निर्भर है, जहाँ सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। बारिश होता है तो हमारे यहाँ उपज होती है, और बिहार में बारिश क्या कहें प्यारे बच्चों, कभी बाढ़ आ जाती है तो आप आसपास के क्षेत्र को तो देखते ही। हम लोग सूखे बाढ़ झेलते रहते। आधारिक संरचना तो आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगले मेरे प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट, सूखे से क्षति। बाढ़ होगा मेरे, बाढ़ एवं सूखे से क्षति। मेरे प्यारे बच्चों, बाढ़ एवं सूखे से क्षति, बाढ़ एवं सूखे से क्षति। बाढ़ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप उत्तरी बिहार के वासी हैं, अगर आप मधुबनी, दरभंगा, सिवान, आप सीतामढ़ी, इन क्षेत्रों के निवासी हैं, तो मैं आपको बाढ़ के बारे में क्या कहूँ, आप खुद परिचित होंगे। हमारे क्षेत्र के अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती है, जिनमें सालों भर पानी रहती है, लेकिन बारिश के समय में जब अत्यधिक बारिश हो जाती है तो ये नेपाल से सटे हुए जिले में चारों ओर जलमग्न हो जाता है, और ये बाढ़ हमारे राज्य के लिए
अभिशाप की तरह। हमारा खासकर उत्तरी बिहार बाढ़ से बहुत बड़ा त्रासदी है हमारे लिए, हमें बहुत ज्यादा तकलीफें देकर। तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे, बिहार को बाढ़ तथा सूखे प्रत्येक वर्ष क्षति देती है। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कौन सा बिहार, बाढ़ में का दंश सबसे ज्यादा बिहार के किस क्षेत्रों को झेलना पड़ता है? उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल बाढ़ लाती है और बरसात के दिनों में जान माल की काफी नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिणी बिहार में सूखे की स्थिति कायम रहते हैं। आप इस डायग्राम में देखे होंगे, ये आप तो दर्शन ही करते रहते हैं, बाढ़ के समय में आप लोग देखते ही रहते हैं कि आपके आसपास के क्षेत्रों में किस तरह की भयावह स्थिति होती है। वही जब बारिश नहीं होने पर जमीन बंजर हो जाता है, पानी के अभाव में खेती नहीं होती रहती है, हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, साथ ही हम लोग भी प्रभावित होते हैं। तो जहाँ हमारा उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट से हमेशा परेशान होती है, वहीं दक्षिणी बिहार को हमेशा सूखे की मार झेलनी पड़ती है। तो बाढ़ और सुखाड़ भी हमारे राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है मेरे प्यारे। औद्योगिक पिछड़ापन, मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक पिछड़ापन, आप अगर बिहार के वासी हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर आप कभी दिल्ली गए होंगे, पंजाब, हरियाणा, गुजरात गए होंगे, तो आप देखेंगे वहाँ बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, जहाँ हजारों लोग एक साथ उस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते रहते हैं। लेकिन हमारे बिहार में ये दुर्भाग्य कहिए, हमारे बिहार की ये दुर्भाग्य कहिए, यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है ही नहीं। हमारे राज्य में औद्योगिक पिछड़ापन सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज के डेट में उद्योग में ही सबसे ज्यादा रोजगार है, लेकिन उद्योग है ही नहीं। जो भी चीनी उद्योग सब पहले था, उसकी भी स्थिति या 20-25 वर्षों में जर्जर हो गया। तो उद्योग की स्थिति इतनी ज्यादा बदतर है, जिसे मैं क्या कहूँ आपको मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद जानते होंगे कि बिहार औद्योगिक पिछड़ापन, हमारे राज्य में उद्योग है ही नहीं, बिहार में कोई बड़े उद्योग धंधा नहीं है, जो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। आप लोग भूगोल में भी पढ़ते हैं उद्योग धंधा के बारे में, तो कभी भी ये नहीं पढ़े होंगे कि बिहार में कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री है, किसी भी चीज का बड़ा फैक्ट्री नहीं है। हाँ, छोटे मोटे लघु उद्योग हैं, लेकिन जिस पैमाने पर होनी चाहिए उस पैमाने से अभी हम कोसों दूर हैं। तो औद्योगिक पिछड़ापन ही हमारे बिहार राज्य के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। अगला मेरे प्यारे बच्चों, गरीबी। गरीबी गरीबी मेरे प्यारे बच्चों, गरीबी एक अभिशाप कहा जाता है। गरीबी को एक आर्थिक जीवन में अभिशाप कहा जाता है। हमें याद है, बिहार को भारत का बीमारू राज्य में गिना जाता है। बिहार में गरीबी काफी अधिक है। हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय औसत आय के आधे से भी कम है। जहां मेरे प्यारे बच्चों भारत का प्रति व्यक्ति आय जितना है और हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय का तुलना है तो उनसे आधे से भी कम है। यह कितने दुख की बात है। गरीबी के कारण बचत नहीं हो पाता है और गरीबी का यह चक्र अनवरत चलता ही रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में गरीबी आज भी कायम है। आप अपने आसपास के क्षेत्रों को ही देखे होंगे, लोगों को उन्हें अच्छे भोजन नहीं मिल रहा है, उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, उनकी हर तरह की स्थिति, अगर आर्थिक स्थिति का आप आकलन कीजिए तो देखे होंगे बहुत ज्यादा पिछड़ा। हमारे राज्य का लगभग 41.1% जनसंख्या मेरे प्यारे बच्चों आज भी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर। तो मैं प्यारे बच्चों आपको अगर ये पूछे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो प्रमुख कारणों में पहला कारण क्या हुआ, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा कृषि पर निर्भरता, तीसरा बाढ़ एवं सुखाड़, चौथा आधारभूत संरचना का आधार, पांचवा मेरे प्यारे बच्चों औद्योगिक पिछड़ापन, छठा हम लोग क्या याद रखेंगे, गरीब। इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त भी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों में
प्रमुख कारणों में हमें याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, अशांति का माहौल। हमारे राज्य में लूट खसोट, बैंक लूट, दुकान लूट, चोरी डकैती, मोटरसाइकिल छीनना, ये आम घटना हो गई है। जहाँ अशांति का माहौल है, भ्रष्टाचार, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे प्यारे, जिसके चलते बड़े बड़े उद्योग धंधा वाले लोग हमारे बिहार राज्य आना। चले मेरे प्यारे बच्चों, अब कारण पढ़ लिए तो इसका निराकरण कैसे होगा? निराकरण भी हमें मेरे प्यारे बच्चों हमको पढ़ना पड़ेगा। हमें क्या करनी चाहिए? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का कुछ उपाय बताइए। आपसे मेरे प्यारे बच्चों अगर पूछे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए, तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो जो कारण है उस कारण का अगर हम निदान कर दे तो हमारा राज्य भी बहुत तेजी से आगे वृद्धि करेगा, आर्थिक विकास की ओर हम लोग भी बहुत तेजी से उन्मुख हो जाएंगे। हमारा भी राज्य गरीबी का चोला झाड़ कर हम लोग भी संपन्न राज्य के श्रेणी में आ जाएंगे। तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से बिहार का भारत में एक अपना अलग महत्व है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास आवश्यक है। इसी के संदर्भ में हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक एवं हम लोग उन्हें एक शिक्षक भी मानते हैं और हमारे देश के वे राष्ट्रपति हुए थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था? तो आप लोग क्या याद रखिएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। चले मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारी बिहार की जो ये आर्थिक पिछड़ेपन है यह दूर कैसे होगा? तो तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पे हमें क्या करना होगा? रोक लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। हमें याद रखना है कि बिहार में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना चाहिए। इसके लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। हम दो और हमारे दो के महत्व को समझाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, हम दो और हमारे दो के महत्व पर को समझाया जाए। परिवार नियोजन के साधन लागू किया जाए और लोगों में जागरूकता फैलाया जाए। छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है, इसके महत्व को समझाया जाए। दूसरा, बिहार में कृषि जीवन का मूल आधार है, अतः कृषि का विकास तेजी से किया जाए। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप खुद जानते हैं कि हमारे बिहार राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्य करके ही वो अपने जीवन का भरण पोषण करता है। अगर कृषि क्षेत्र को बेहतर कर दिया जाए, कृषि पर सरकार ज्यादा ध्यान दे, कृषि क्षेत्र को उन्नत कर दिया जाए, तो हमारे राज्य की संख्या की आय ज्यादा होगी, लोग खुशहाल होंगे और हम लोग विकसित राज्य के श्रेणी में। इसके लिए उत्तम बीज, उत्तम खाद, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, कृषि यंत्र पर सब्सिडी, किसानों को प्रोत्साहित किया जाए इस सब क्षेत्र पर ध्यान देके, ताकि हमारे बिहार राज्य के किसान अपने खेती गृहस्थी में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो और वह अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करके अच्छी फसल उपजाए, जिससे उसे आय भी ज्यादा हो और उसके परिवार की पारिवारिक स्थिति भी बेहतर। तो कृषि क्षेत्र पे तेजी से विकास लाना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, सिंचाई की सुविधा पर ध्यान देना होगा, उत्तम बीज, उत्तम खाद, वैज्ञानिक तरीकों से कृषि कार्य को प्रोत्साहन देना, ये सब करना पड़ेगा। तो हमें याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बिहार में कृषि जीवन का मूल आधार है, अतः कृषि का विकास तेजी से किया जाए। इसके लिए उत्तम खाद, उत्तम बीज, वैज्ञानिक तरीकों से कृषि कार्य करके हम बिहार के आर्थिक विकास कर सकते हैं, आर्थिक पिछड़ेपन को मेरे प्यारे बच्चों दूर कर सकते हैं। अगला,
बाढ़। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं हमारे उत्तरी बिहार को बाढ़ एक दंश की तरह झेल रहा है, अतः बाढ़ नियंत्रण की अस्थायी उपाय करनी चाहिए। बाढ़ पर नियंत्रण करके ही बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार के विकास में बाढ़ बहुत बड़ा बाधा है। इससे फसल एवं जान माल की काफी क्षति होती है, अतः बाढ़ पर नियंत्रण करके ही बिहार का विकास संभव है। अगला मेरे प्यारे बच्चों, आधारभूत संरचना का, किसी भी राज्य के विकास में आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः बिहार में सड़क, बिजली, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अधिक से अधिक कार्य करने की जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, आधारभूत संरचना के विकास के बिना हम किसी भी राज्य को विकसित श्रेणी में ला ही नहीं सकते। अतः हमारे राज्य में भी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़क पर, बिजली पर, बैंकिंग सुविधाएं, इन सभी क्षेत्रों का विकास तेजी से, कुछ दिनों में हमारे राज्य में सड़क, स्वास्थ्य में तेजी से विकास हुआ है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उस विकास की गति से आज भी हम कुछ पीछे हैं, तो इन पर ध्यान देना चाहिए मेरे। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे बच्चों, हमारे राज्य में तेजी से बड़े बड़े उद्योग धंधा लगाने चाहिए, गरीबी दूर करने का उपाय करना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना चाहिए। इन सभी कार्य करके ही हम बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। इन सभी कार्य करके ही मेरे प्यारे बच्चों हम बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला टॉपिक हम लोग देखें, आर्थिक विकास। मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है आर्थिक विकास क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है। कोई अर्थशास्त्री किसी दूसरे प्रकार का परिभाषा देता है, कुछ अर्थशास्त्री तीसरे प्रकार का परिभाषा दे देता है, तो इनमें काफी मतभेद है। अभी तक इनका सर्वमान्य परिभाषा नहीं आ पाया, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इन्हें अपनी अपनी भाषाओं से, अपनी अपने सोच से, अपनी अपनी विचारों से परिभाषित करने का कोशिश किया है। चलिए हम लोग उनमें से कुछ को देखते हैं। तो वही लिखना हम लोग को मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत में क्या है कि आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है, क्योंकि आर्थिक विकास का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसे केवल एक दृष्टि से परिभाषित नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे अपने अपने अनुसार परिभाषित करने के लिए परिभाषित किया है। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार क्या कहा है, आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। क्या कहा था प्रोफेसर रोस्टोव ने कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डिन ने कहा था, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला था कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है, आर्थिक विकास एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचा में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति आय समय समय पर बदलती रहती है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता को ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, प्रोफेसर रोस्टोव ने क्या कहा था, आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर
और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच का संबंध है। इस तरह मेरे प्यारे बच्चों, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डीन ने क्या कहा था कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती। तो मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे ये पूछे कि आर्थिक विकास क्या है तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को क्या है? अगला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या है? अगला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर लिखे। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर लिखे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या अंतर है लिखे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई बहुत बड़ी अंतर नहीं है। दोनों शब्द लगभग समान है और दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों में इन दोनों में भी कुछ अंतर करने लगा है अपने अपने विचारों से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वही बात मेरे प्यारे बच्चों में याद रहे, सामान्यतः आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दोनों शब्दों को मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे के स्थान पर हम लोग दोनों शब्दों को देखिए, समानता आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों के द्वारा इन दोनों शब्दों में भी अंतर किए जाने लगा है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाने लगा है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों में इनमें भी अंतर किया है, उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। पहला मेरे प्यारे बच्चों, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है, वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है। यह किसने कहा था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, यह किसने कहा था? श्रीमती उर्सुला हिक ने कहा था मेरे प्यारे। इसी तरह मेडिसिन के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह मेडिसन के अनुसार नामक अर्थशास्त्री ने क्या कहा? धनी देशों का बढ़ता हुआ इनकम आर्थिक वृद्धि कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, धनिक देशों का बढ़ता हुआ आय आर्थिक वृद्धि कहलाता है, जबकि गरीब देशों का बढ़ता हुआ आय का स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेडिसिन ने क्या कहा था कि धनी देशों का करने का अर्थात विकसित देशों के व्यक्तियों का बढ़ता हुआ आय वृद्धि कहलाता है, जबकि गरीब देशों का, विकासशील देशों का बढ़ता हुआ आय क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? आर्थिक विकास का सूचक होता है, आर्थिक विकास कहलाता है। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पूरी मन लगाकर मिशन 2024 की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।